हाय फ्रेंड्स, आप सभी का न्यू दास क्लासेस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की वीडियो में देखेंगे हम बीपीएससी प्रैक्टिस सेट 1। इस वीडियो में टोटल 150 प्रश्न का जिक्र किया गया है। आप सभी 150 प्रश्नों को हल करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपका कितना स्कोर आ रहा है। साथ ही साथ वीडियो को पसंद आने पर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है हमारा, निम्न में से किस राज्य ने लेमेरू एलिफेंट रिजर्व स्थापित करने की घोषणा की है? तो लेमेरू एलिफेंट रिजर्व स्थापित करने की घोषणा किसने किया है? तो वो किया है छत्तीसगढ़ ने। किसने किया है? छत्तीसगढ़ ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का नया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन दिया गया है आपका मनोज सिन्हा, गिरीश चंद्र मुर्मू, राजीव महर्षि, और डी है योगेश चंद्र मोदी, और ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, अर्थात गिरीश चंद्र मुर्मू। अगला प्रश्न है, यूडीआईडी कार्ड किससे संबंधित है? तो यूडीआईडी कार्ड जो है किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है दिव्यांगजनों से, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, अचीवर्स कप किस खेल से संबंधित है? अचीवर्स कप किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए है क्रिकेट, बी है गोल्फ, सी है हॉकी, और डी है कबड्डी। तो इसका सही जवाब होगा आपका गोल्फ। अचीवर्स कप का संबंध किस खेल से है? तो गोल्फ से है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार राज्य में शुरू किया गया पीपीआर रोग नियंत्रण कार्यक्रम 2021 किस पशु से संबंधित है? तो पीपीआर रोग नियंत्रण कार्यक्रम जो है किस पशु से संबंधित है? तो वो है आपका बकरी या भेड़ से। किससे संबंधित है? बकरी या भेड़ से। इसलिए आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। छः का है, किस राज्य की बीलाचेरी में बने प्रसिद्ध मिट्टी के खिलौनों के लिए भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो किसे प्रदान किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए, अर्थात तमिलनाडु को, है ना। तमिलनाडु को मिट्टी के खिलौनों के लिए जीआई टैग प्रदान किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी क्यूएस विश्वविद्यालय रैंकिंग 2021 में शीर्ष पर रहा है। तो कौन सा विश्वविद्यालय जो है शीर्ष पर रहा है? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, है ना, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये रहा है। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, बिहार में कृषि का स्वरूप क्या है? तो ऑप्शन इसका सही जवाब होगा, इसमें 4 दिया गया है आपको, जीवनदायी, व्यावसायिक, निर्यातोन्मुखी, आत्मनिर्भर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 1, अर्थात जीवनदायी। बिहार में कृषि का स्वरूप क्या है? जीवनदायी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इससे संबंधित कुछ और भी देख लेते हैं। बिहार में जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या है? तो वो है कृषि, इसलिए बिहार में कृषि का स्वरूप जो है जीवनदायी कहा जाता है। बिहार राज्य में 79,346 लाख हेक्टेयर भूमि कृषि योग्य है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 1931, है ना। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? 1931 में हुआ था। और वर्ष 1931 में पटना में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया गया था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन पटना में 1934 ईस्वी में किया गया था। बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1931 में गंगा शरण सिन्हा, राम वृक्ष बेनीपुरी, रामानंद मिश्रा आदि द्वारा किया गया। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष थे आचार्य नरेंद्र देव और सचिव थे जयप्रकाश नारायण। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कहाँ की सरकार ने डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए यूनटैब योजना शुरू की है? तो यूनटैब योजना कहाँ की सरकार ने शुरू किया है? तो वो किया है लद्दाख की सरकार ने, इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। हमारा अगला प्रश्न है, वैश्विक ऊष्मन निम्न में किसके उत्सर्जन के कारण होता है? तो वैश्विक उत्सर्जन जो है किसके कारण होता है? तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है। किसके कारण होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, इसलिए हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन ए। और वैश्विक ऊष्मन का मुख्य कारण क्या है? ग्रीन हाउस गैस है ना। वैश्विक ऊष्मन का मुख्य कारण क्या है? ग्रीन हाउस गैस है। और ग्रीन हाउस गैस जो है किन किन गैसों से संबंधित है? तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड से, मीथेन से, नाइट्रस ऑक्साइड से, ओजोन से, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से और सल्फर हेक्साक्लोराइड से है।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने पेंगुइन 4B नामक उपग्रह लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका क्या? ए हो जाएगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ए, अर्थात चीन ने। पेंगुइन 4B नामक उपग्रह किसने लॉन्च किया है? तो चीन ने किया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। तो भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है कौन सा है? आप लोग जानते होंगे। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अर्थात जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम था हैली नेशनल पार्क। जेम्स जे कॉर्बेट आयरिश देश के निवासी थे। भारत में वर्ष 1936 में उत्तराखंड में पहले राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई थी, जिसे वर्तमान में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है। अभी भारत में कुल 106 नेशनल पार्क हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? तो ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत कौन सा है? ऑप्शन दिया गया है आपका, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, कोयला है, पेट्रोल है, और ई है उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ई, क्योंकि इस प्रश्न में आपका सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा ये दोनों ही नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं, इसलिए हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई, अर्थात उपरोक्त में एक से अधिक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में जदयू में किस राजनीतिक दल का विलय किया गया है? तो किस राजनीतिक दल का विलय किया गया है? इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, अर्थात रालसोपा हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के किस महानगर में वार्षिक प्रति व्यक्ति सर्वाधिक ठोस अपशिष्ट उत्पन्न हुआ है? तो कहाँ हुआ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, अर्थात दिल्ली में, है ना। दिल्ली एक ऐसा महानगर है जहाँ वार्षिक प्रति व्यक्ति सर्वाधिक ठोस अपशिष्ट उत्पन्न होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी वस्तु जीवाणुओं से नष्ट नहीं होती? तो वो आप जान रहे हैं कौन सी वस्तु है? वो है प्लास्टिक, है ना। प्लास्टिक जो है नष्ट नहीं होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भोपाल गैस त्रासदी की घटना कब हुई थी? भोपाल गैस त्रासदी की घटना हुई थी 3 दिसंबर 1984 को। कब हुआ था? 3 दिसंबर 1984 को। तो इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ई। क्यों हो जाएगा? क्योंकि भोपाल गैस त्रासदी की जो घटना है वो घटित हुआ था कब? 3 दिसंबर 1984 को, है ना। और इसमें क्या था, कौन सा गैस हुआ था? तो यूनियन कार्बाइड कीटनाशक संयंत्र के टैंक 610 में 2 दिसंबर 1984 की रात 10 बजे जल प्रवेश कर गया, जिसमें 42 टन मिथाइल आइसोसाइनाइट गैस भरी थी, है ना। इसमें कौन सा गैस जो है हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनाइट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में ऑपरेशन चाणक्य क्यों शुरू किया गया था? तो ऑपरेशन चाणक्य शुरू किया गया था इसलिए तो बाजार में दैनिक वस्तुओं में मिलावट को समाप्त करने के लिए। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, है ना। ऑपरेशन चाणक्य का संबंध किससे था? तो बाजार में दैनिक आवश्यक वस्तुओं में मिलावट को समाप्त करने के लिए था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बहुत सी कारों के इंजन की अपशिष्ट गैसों को उत्प्रेरकी परिवर्तक कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन तथा पानी में परिवर्तित कर देते हैं। उत्प्रेरक जो है किससे बनता है? तो हमारा उत्प्रेरक जो बनता है इसमें प्लैटिनम और रोडियम से, इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, 1232 किलोमीटर, है ना, 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम पुस्तक लॉन्च हुई है। 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लॉन्च की है? इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, अर्थात विनोद कापरी ने किया है। तो इससे अगला प्रश्न है, तंजौर चित्रकारी किस पर की जाती है? तो तंजौर चित्रकारी जो है ठोस लकड़ी के टुकड़े पर की जाती है, इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। माजुली द्वीप जो दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है कहाँ स्थित है? तो माजुली द्वीप कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अर्थात असम में अवस्थित है। माजुली द्वीप कहाँ अवस्थित है? असम में अवस्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, नई शिक्षा नीति 2020 किस समिति की सिफारिश पर लाया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, अर्थात के कस्तूरी रंगन समिति के आधार पर लाया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, रॉबर्ट क्लाइव द्वारा निम्नलिखित में से किस भारतीय को बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था? तो बिहार का नायब दीवान किसे नियुक्त किया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी,
अर्थात राजा सिताब राय को नियुक्त किया था। चलिए इसके बारे में थोड़ा विशेष जानकारी हम लोग उपलब्ध करते हैं। राजा सिताब राय को रॉबर्ट क्लाइव द्वारा बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया गया था। रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में उप दीवान मोहम्मद रजा को बनाया गया। 12 अगस्त 1765 ईस्वी में क्लाइव और शाह आलम द्वितीय के बीच इलाहाबाद में संधि हुई। इस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस संधि के द्वारा वास्तविक शक्ति प्राप्त की। इस संधि के द्वारा अंग्रेज को बिहार, बंगाल और उड़ीसा का दीवानी अधिकार प्राप्त हुआ। इसके साथ ही बंगाल में द्वैत शासन प्रारंभ हुआ, है ना, और ये 1765 से 1762 ईस्वी तक रहा। बंगाल में द्वैत शासन लॉर्ड वारन हेस्टिंग्स द्वारा 1772 ईस्वी में समाप्त कर दिया गया था, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लागू किया था द्वैत शासन को रॉबर्ट क्लाइव ने और इसे समाप्त किया था वारन हेस्टिंग्स ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा भाग मांगजन मुद्रास्फीति का कारण है? मांगजन मुद्रास्फीति का कारण क्या है? तो ऑप्शन दिया गया है मुद्रा का मूल्य ह्रास, बी है सरकारी व्यय में वृद्धि, सी विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि, डी है उत्पादन में कमी। तो उत्पादन में कमी के कारण ही मांगजन मुद्रास्फीति का कारण है। चलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो वो है दयानंद सरस्वती ने। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती। इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है हमारा, अखिल भारतीय किसान सभा के पहले सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका, क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा स्वामी सहजानंद ने। किसने किया था? स्वामी सहजानंद ने। इसके बारे में थोड़ा विस्तार से हम लोग चर्चा करते हैं। अप्रैल 1936 ईस्वी में अखिल भारतीय किसान सभा की प्रथम बैठक लखनऊ में हुआ था और इसकी अध्यक्षता किए थे स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। इस किसान सभा में एम.जी. रंगा को महासचिव बनाया गया था, है ना, और स्वामी सहजानंद सरस्वती भारत के सबसे बड़ा किसान नेता थे। इन्होंने 1928 ईस्वी में प्रांतीय किसान सभा और 1929 में बिहार किसान सभा की स्थापना की। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, दामिन एकोह का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? तो दामिन एकोह का संबंध था वो आपका संथाल परगना से। किससे था? संथाल परगना से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, तो 9वीं अनुसूची किससे जोड़ा गया था? तो ये है आपकी प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, है ना। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। 24 अप्रैल 1973 के बाद जोड़ी गई 9वीं अनुसूची में विषयों के विरुद्ध न्यायालय को में बाद लाया जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, 1 मेगाबाइट कितने बाइट के बराबर होता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 1 मेगाबाइट जो है 1024 1 मेगाबाइट जो है 1024 किलोबाइट के बराबर होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राजा के सिक्कों पर जहाज का चित्र अंकित है? किस राजा के सिक्कों पर जहाज का चित्र अंकित है? तो वो हो जाएगा आपको क्या? यज्ञश्री सातकर्णी। क्या हो जाएगा? यज्ञश्री सातकर्णी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य दिए गए हैं? तो भारतीय संविधान में दिया गया है मूल कर्तव्यों की संख्या कितना है? तो वो है 11। इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। हमारा अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। तो चलिए देखते हैं। बॉक्साइट, तो बॉक्साइट का निष्कर्षण किससे किया जाता है? तो वो हो जाएगा एल्युमिनियम। बॉक्साइट का एल्युमिनियम। चलिए अच्छा, बॉक्साइट का निष्कर्षण जो है एल्युमिनियम से होता है। तो किस विधि द्वारा किया जाता है? विद्युत अपघटन विधि द्वारा किया जाता है। अर्थात ए का हो जाएगा आपका ऑप्शन में 2 हो जाएगा, अर्थात बी या सी में से कोई एक होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उसके बाद दिया हुआ है हेमेटाइट। तो हेमाटाइट का निष्कर्षण जो है किससे होता है? लोहा से होता है। इसका 3 हो जाएगा, 2 और 3। चलिए ठीक है अभी तक। अब है मैलकाइट। मैलकाइट का निष्कर्षण किससे होता है? तो मैलकाइट का निष्कर्षण होता है तांबा से। तो तांबा हो गया 4, अर्थात 2 3 4, ए बी सी 2 3 4, 2 3 4 आपका ऑप्शन सी हो गया। एक बच गया और पिंच ब्लेड। तो पिंच ब्लेड का निष्कर्षण होता है किससे? यूरेनियम से। तो चलिए इसका सही जवाब हो जाएगा 2 3 4 1, अर्थात बी हो जाएगा आपका। चलिए बी हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं 35 नंबर। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है? तो आप जानते हैं कि राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ है? हैदराबाद। कहाँ? हैदराबाद। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा डी। 35 का डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
चंद्रशेखर आज़ाद मुठभेड़ में कहाँ शहीद हो गए थे? तो वो हो गए थे कहाँ? इलाहाबाद में। ऑप्शन ए हो जाएगा। चंद्रशेखर आज़ाद मुठभेड़ में कहाँ शहीद हो गए थे? इलाहाबाद में शहीद हो गए थे। अगला प्रश्न देखते हैं, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना काल में दिया गया था? तो गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था वो 5वीं पंचवर्षीय योजना के तहत दिया गया था, और 5वीं पंचवर्षीय योजना का अवधि था 1974 से 78, है ना। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न युग्मों में को सुमेलित करना है। एक तरफ दिया गया है मंदिर और दूसरा तरफ दिया गया है स्थान। मंदिर और स्थान दिया गया है। अब हमें बताना है कि ए में है नौलक्खा मंदिर। तो नौलक्खा मंदिर कहाँ है? ये है आपका बेगूसराय में। नौलक्खा मंदिर कहाँ है? बेगूसराय में, अर्थात ए का 2 हो जाएगा। दूसरा है आपको शेर शाह का मकबरा। शेर शाह का मकबरा कहाँ है? तो वो है सासाराम में है। शेर शाह का मकबरा कहाँ है? सासाराम, 1 हो जाएगा। तीसरा दिया हुआ है शाही मस्जिद। तो शाही मस्जिद कहाँ है? ये है हाजीपुर में। और बाकी बच गया दौलत शाह दौलत का मकबरा, तो ये मनेर हो जाएगा। अर्थात आपका हो जाएगा 2 2 1 2 1, और उसके बाद हो जाएगा 4 3 2 1 4 3, अर्थात आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, रामायण में मांडवी किसकी पत्नी थी? तो मांडवी जो पत्नी थी वो थी भरत की। रामायण में मांडवी किसकी पत्नी थी? भरत की पत्नी थी। अगला प्रश्न है, निम्न नामांकित में से कौन सुमेलित है ना। 5 ऑप्शन दिया गया है और इसमें पूछा है कि कौन सुमेलित है। तो चलिए देखते हैं। सोनपुर का पशु मेला एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है ना। तो एक का ए ये सही है। सोनपुर का जो पशु मेला है ये एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। चलिए दूसरा है सौराठ मेला। तो सौराठ मेला में कहाँ लगता है? मधुबनी में, ये भी सही है। विवाह पंचमी मेला सीतामढ़ी में। बुद्ध पूर्णिमा मेला बोधगया में, अर्थात ये सभी सही है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई। अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जाति और प्राणी जाति की ह्रास का मुख्य कारण है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ई। क्या क्या है? तो चलिए देखते हैं। पशुचारण और ईंधन लकड़ी एकत्र करना। बी है कृषि प्रसार। सी है तीव्र औद्योगिकीकरण और शहरीकरण। डी है बृहत स्तरीय विकास परियोजनाएं। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि इसका ए पशुचारण और ईंधन लकड़ी एकत्रित करना हमारे लिए, पहले प्रश्न को समझते हैं। इसमें कह रहा है इनमें से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जाति और प्राणी जाति के ह्रास का मुख्य कारण है? तो पशुचारण और ईंधन लकड़ी का एकत्रित करना ये हो जाएगा आपका। तीव्र औद्योगिकीकरण और शहरीकरण ये भी हो जाएगा, और बृहत स्तरीय विकास परियोजनाएं जो चल रहा है ये भी हो जाएगा। अर्थात इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ई, और 1 से अधिक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, रिंगलमैन स्केल का प्रयोग निम्नलिखित के घनत्व मापन में किया जाता है। तो रिंगलमैन का प्रयोग किया जाता है किस चीज़ का घनत्व मापने के लिए? तो वो किया जाता है धुआं का घनत्व मापने के लिए। अगला प्रश्न है, इन सीटू संरक्षण तंत्रों में इनमें से कौन शामिल है? तो कौन सा शामिल है? देखते हैं कौन सा शामिल है। ऑप्शन ए दिया गया है राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है बीज बैंक, तीसरा है वनस्पति उद्यान, और चौथा है गिद्ध रेस्टोरेंट। इसका सही जवाब जो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अर्थात ये हो जाएगा आपका 1 और 4, राष्ट्रीय उद्यान और गिद्ध रेस्टोरेंट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड फसल या जैव मात्रा के अवशेष के दहन के कारण वायुमंडल में उपयुक्त में से कौन से निर्मुक्त होते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ई हो जाएगा। क्यों? फसल या जैव मात्रा के अवशेषों के दहन के कारण वायुमंडल में कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, ओजोन तथा सल्फर डाइऑक्साइड ये सभी निर्मुक्त होते हैं। अर्थात 1 से अधिक सही हो जाएगा, है ना। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ई। हमारा अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कीजिए। तो चलिए देखते हैं। 1 नंबर में दिया गया है आपका क्या है? मैथन परियोजना। तो मैथन परियोजना कहाँ है? तो ये है आपको बराकर नदी पर। 1 का 3 हो जाएगा। 1 का क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। चलिए 1 का 3 हो गया। उसके बाद है सलाल परियोजना। तो सलाल परियोजना कहाँ है? चेनाब नदी पर है। तो 3 और 4 हो जाएगा, अर्थात आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में जीआई टैग प्राप्त उत्पादों और राज्यों का कौन सा मेल सही है? तो देखिए 46 का है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा केसर, जम्मू कश्मीर सही है ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कभी कभी अधिक आयु के किसी व्यक्ति के नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस दुधिया तथा धुंधला हो जाता है। अधिक आयु के किसी व्यक्ति के नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस दुधिया तथा धुंधला हो जाता है, जिसके कारण नेत्र की दृष्टि में कमी या पूर्ण रूप से दृष्टि क्षय हो जाता है। यह व्यक्ति पीड़ित है। तो किस रोग से पीड़ित है? तो वो है मोतियाबिंद से पीड़ित है। कौन सा रोग से पीड़ित है? मोतिया रोग से पीड़ित है। मोतियाबिंद का शल्य चिकित्सा के पश्चात दृष्टि का वापस लौटना संभव होता है। मोतियाबिंद का लक्षण क्या है? आँख के पुतली का सफ़ेद हो जाना, नेत्र लेंस का अपारदर्शी होना, धुंधला दिखाई देना, पुतली का फैला रहना, ये सब जो है मोतियाबिंद का लक्षण है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मानव स्वास्थ्य के लिए ट्रांस वसा सामान्यतः हानिकारक समझा जाता है क्योंकि यह स्तर कम करता है। तो किसका स्तर कम करता है? तो वो स्तर कम करता है HDL का। किसका स्तर कम करता है? HDL का। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, लौह अयस्क की खाने एवं अवस्थित राज्यों के संबंध में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो चलिए मिलान करते हैं सूची 1 को सूची 2 से। तो पहला दिया हुआ है आपका ऑप्शन जो 1 है, ए है चंद्रपुर, और स्थान में दिया हुआ है उड़ीसा, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटक। तो चंद्रपुर कहाँ है? तो हम लोग जानते हैं कि चंद्रपुर महाराष्ट्र में है, अर्थात ए का आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा। दूसरा दिया हुआ है चित्रदुर्ग। तो चित्रदुर्ग कहाँ है? तो वो है कर्नाटक में, इसलिए इसका क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। चलिए अगला है बैलाडीला। तो बैलाडीला है कहाँ? छत्तीसगढ़ में, तो इसका 3 का 3 ही रह जाएगा। और उसके बाद क्या है चौथा है मयूरभंज। तो मयूरभंज है उड़ीसा में, है ना। तो हो गया आपका 2 4 3 1, 2 4 3 1, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार करें, है ना। तो विचार कीजिए। कहता है कीर्तनिया बिहार में प्रचलित एक भक्तिपूर्ण लोकनाट्य है। बी दूसरा दिया हुआ है नचारी राग में भगवान विष्णु की प्रस्तुति की गई है। सी तीसरा में दिया गया है लगनी राग की रचना महाकवि विद्यापति ने की है। अब बताना है विचार करके कौन सही है, कौन सा सही नहीं है, या सभी सही है। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन जो है सी, है ना। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी 1 और 3 क्या है? सही है। नचारी राग में भगवान शिव की आराधना की जाती है। नचारी राग में किसका आराधना किया जाता है? भगवान शिव का। विष्णु जी का आराधना नहीं किया जाता है। किनका आराधना किया जाता है? शिव का। बाकी 1 और 3 सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन खनिजों को समुद्री जल से प्राप्त किया जाता है? तो समुद्री जल से किसे प्राप्त किया जाता है? नमक है, मैग्नीशियम है, अब्रक है, ब्रोमीन है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अर्थात नमक, मैग्नीशियम, ब्रोमीन, ये सब का सब क्या किससे प्राप्त किया जाता है? तो समुद्री जल से प्राप्त किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। महिला सेक्स हार्मोन निम्न में से कौन सा है? तो बताएं आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में, है ना। इसका ऐसे मैं भी बता दे रहा हूँ। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अर्थात एस्ट्रोजन। एक व्यक्ति जो फेनिल कीटोन यूरिया रोग से प्रभावित है, एक व्यक्ति जो फेनिल कीटोन यूरिया रोग से प्रभावित है, निम्न में से किस रोग से पीड़ित है? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, अर्थात मानसिक जड़ता से। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए युग्मों में कौन सा सही सुमेलित है? पहचान करना है कि सही सुमेलित कौन सा है। तो चलिए देखते हैं। 1 में दिया गया राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7, बी में है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1, सी है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8, डी है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2। तो पहला देखते हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 जो है इलाहाबाद से कन्याकुमारी तक जाती है ना। ये सही सुमेलित नहीं है। 1 मिनट, चलिए तो देखते हैं इसको। पहला है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7, दिल्ली से कन्याकुमारी, इलाहाबाद से कन्याकुमारी। तो ये गलत है। ये है वाराणसी से कन्याकुमारी तक, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। दूसरा है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1, दिल्ली से अमृतसर, ये सही है आपका, बी सही है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8, दिल्ली से मुंबई, दिल्ली से जयपुर होते हुए मुंबई जाती है, ये भी सही है आपका। और चौथा जो है आपका राष्ट्रीय मार्ग संख्या 2, दिल्ली से कोलकाता, ये भी सही है। तो हमें प्रश्न में पूछा गया है कौन सही सुमेलित है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अर्थात उपरोक्त में से एक से अधिक। हमारा गलत हो गया राष्ट्रीय मार्ग संख्या 7 जो वाराणसी से कन्याकुमारी तक जाती है ना। वाराणसी से कन्याकुमारी तक जाती है, जबलपुर, नागपुर, हैदराबाद, बेंगलुरु होते हुए कन्याकुमारी तक जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। परितृप्ति एवं प्यास के केंद्र मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित में से किस भाग में स्थित है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। क्या होगा? ऑप्शन बी, अर्थात हाइपोथैलेमस में। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, चयनात्मक बिखराव किसके कारण होता है?
तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। क्योंकि चयनात्मक बिखराव जो है गैसों, धूल के कण और आपको द्रवगाही नाभिक एवं कोलाइडी माध्यम इन सभी के द्वारा होता है। इस प्रकार इसका सही जवाब होगा एक से अधिक, अर्थात हमारा ऑप्शन ई सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कारक उद्योगों की स्थापना को प्रभावित करते हैं? ऑप्शन एक में दिया गया है कच्चे माल की उपलब्धता, बी में दिया गया है दो दिया गया है श्रमिक, 3 में दिया गया है ऊर्जा के साधन और 4 में दिया गया है बाजार। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब है कि उद्योगों की स्थापना को जो है प्रभावित करते हैं वो कच्चे माल की उपलब्धता भी है, श्रमिक भी है, ऊर्जा के साधन भी है, बाजार भी है, इनमें सभी हो जाएगा, अर्थात इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई। अगला प्रश्न है हमारा, विभिन्न तेल उत्पादक क्षेत्र और उनसे संबंधित स्थानों के संबंध में कौन से युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसका सही जवाब होगा आपका, क्या होगा इसका सही जवाब? तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हो जाएगा। 1 और 4 है, 1 में है पश्चिम मन्नार की खाड़ी और 4 में है मोरान त्रिपुरा। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? तो कौन सा उद्योग जो है बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? इस प्रकार का प्रश्न हमने पहले भी देखे हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अर्थात एल्यूमिनियम। अगला प्रश्न है हमारा, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है, उसका भार क्या होता है? अपरिवर्तित होता है, उसके भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। विषाक्त मस्टर्ड गैस होती है, तो विषाक्त मस्टर्ड गैस क्या होती है? तो वो होती है आपका द्रव अवस्था में। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, यदि एक पिता का रक्त वर्ग ए और माता का रक्त वर्ग ओ हो, पिता का रक्त वर्ग ए और माता का रक्त वर्ग ओ हो, तो बताइए कि उनके पुत्र निम्नलिखित में से कौन सा रक्त वर्ग हो सकता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अर्थात ए बी, सॉरी ए बी नहीं होगा, सी होगा, ये गलत हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, है ना। अगला प्रश्न देखते हैं सर जी। अगला प्रश्न है, गुड गवर्नेंस 2021 में भारत का कौन सा स्थान रहा? ऑप्शन ए है 14वां, बी है 49वां, सी है 55वां और डी है 66वां और ई उपरोक्त में से कोई नहीं और उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अर्थात 49वां। हमारा अगला प्रश्न है, क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन को मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो वो बना है अल सल्वाडोर। अगला प्रश्न है हमारा, मोनपा, डफल्ला, अबोर, मिस्मी, निसी और नागा है, तो ये क्या है? तो ये है आपका उत्तर पूर्व भारत की जनजातियां हैं, है ना। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य विद्युत परिषद की स्थापना कब किया गया था? तो वो किया गया था 1 अप्रैल 1958 को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार राज्य भाषा द्वारा प्रदत्त विभिन्न पुरस्कारों को सम्मिलित कीजिए। चलिए, एक तरफ दिया गया है पुरस्कारों की सूची और दूसरी तरफ दिया गया है क्षेत्र। पहला है आर्यभट्ट पुरस्कार। तो आर्यभट्ट पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो हम लोग जानते हैं कि आर्यभट्ट पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। दूसरा है विद्यापति पुरस्कार। तो विद्यापति पुरस्कार जो है हिंदी और लोक साहित्य में दिया जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4। तीसरा है मंडन मिश्र पुरस्कार, ये धर्म और दर्शन के लिए दिया जाता है। चलिए, सी का हो गया वो। और चौथा बच गया उपेंद्र महारथी पुरस्कार। तो बाकी बच गया कला एवं शिल्प, हो गया। तो अर्थात हो गया ए का 2 बी ही हो गया आपका ऑप्शन, 2 का हो गया आपका 4। चलिए, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार महिला साक्षरता की दृष्टि से बिहार के जिलों का अवरोही क्रम निम्न में सही है। तो चलिए, महिला 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर देखते हैं। सबसे पहले ज़्यादा महिला साक्षरता दर जो है रोहतास को है, कितना है? 62.97% है। उसके बाद मुंगेर का नंबर है, उसके बाद पटना है, तब औरंगाबाद है, तब सिवान है। तो मिलान कर लेते हैं, रोहतास, मुंगेर, पटना, उसके बाद औरंगाबाद, अर्थात बी सही है हमारा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 1930 में किसने इंडियन रिपब्लिक आर्मी के नाम पर स्वाधीनता उद्घोषणा जारी की थी? ऑप्शन ए दिया गया है सचिंद्रनाथ सन्याल, बी है चंद्रशेखर आज़ाद, सी है सूर्य सेन, डी है भगत सिंह। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, अर्थात सूर्य सेन। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था? तो तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था किसने? तो वो थे सी राज गोपालाचारी। कौन थे?
सी राजगोपालाचारी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न है, नोट और उन पर छपे चित्र के संबंध में कौन सुमेलित नहीं है। तो चलिए देखते हैं इसका, है ना। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ई। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ई। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में किसमें हीलियम का उपयोग नहीं होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका डी, हीलियम का उपयोग विज्ञापन में नहीं होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं। तो भारत के किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं। तो वो हो सकता है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, राज्यपाल को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। राज्यपाल को पद की गोपनीयता जो है उसका उस संबंधित राज्य की उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। अगला प्रश्न हमें, निम्नलिखित में कौन सही है। संघ लोक सेवा आयोग एक है, तो संघ लोक सेवा आयोग क्या है। तो वो है संवैधानिक संगठन है, इसलिए ऑप्शन बी हो जाएगा सही। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, किस राज्य की सरकार ने लक्ष्मी भंडार योजना को शुरू किया है। तो लक्ष्मी भंडार योजना को शुरू किया है वो पश्चिम बंगाल था, इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है हमारा, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है। तो देश के शासन के लिए कौन सा आधारभूत है, वो है नीति निर्देशक तत्व, आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके माध्यम से लोकसभा सरकार में विश्वास की कमी को व्यक्त कर सकते हैं। तो वो कर सकते हैं किसके माध्यम से, डी के माध्यम से। अविश्वास प्रस्ताव को पारित करके, बाद विश्वास प्रस्ताव को पारित न करके, लोकसभा में धन विधेयक की अस्वीकृति द्वारा, ये सभी हो जाएगा, इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। हमारा अगला प्रश्न है, मलिमत समिति की रिपोर्ट संबंधित है, किससे संबंधित है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अर्थात आपराधिक न्याय व्यवस्था में सुधारों से। अगला प्रश्न है, राजगीर स्थित विश्व शांति स्तूप का निर्माण कब की गई थी। तो वो किया गया था 1969 में, इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड मुकदमे में सरकारी वकील था। इसका सही जवाब हो जाएगा आपको जगत नारायण मुल्ला, अर्थात ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट टेरी द्वारा दिल्ली में आयोजित वर्ल्ड सस्टेनेबल समिट 2020 का विषय क्या है। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, अर्थात टुवार्ड्स 2030 मेकिंग द डिकेड काउंट। अगला प्रश्न है हमारा, दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन से फेंका गया था। तो वो फेंका गया था कहाँ पे, पीटर मैरिट्सबर्ग में, इसलिए हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया। इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए, अर्थात लखनऊ में। अगला प्रश्न हो गया, निम्नलिखित में से किसने 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया था। तो कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया था किसने, सर पैथिक लॉरेंस ने किया था, इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, इनमें से किसने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा। सत्याग्रह शब्द को गढ़ा था किसने, तो वो था महात्मा गांधी ने, है ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। हमारा अगला प्रश्न है, नील दर्पण नाटक का लेखक कौन था। तो नील दर्पण नाटक के लेखक थे दीनबंधु मित्र। कौन थे, दीनबंधु मित्र, इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 में कौन विजयी हुआ था। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, अर्थात हैदर अली। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किया है। तो रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था, तो वो थे अब्दुल कादिर बदायूनी। कौन थे, अब्दुल कादिर बदायूनी, अर्थात इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 15वें बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, अर्थात शिवहर का, हो जाएगा शिवहर का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, आओ बिहार योजना किससे संबंधित है। तो आओ बिहार योजना किससे संबंधित है, वो हो जाएगा आपका डी, अर्थात नई औद्योगिक इकाई की स्थापना से हो जाएगा। इससे पहले एक प्रश्न छूट गया है, अजैव अवक्रमणीय कचरे नॉन बायोडिग्रेडेबल के निपटान का सर्वोत्तम तरीका क्या है। इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, अर्थात पुनर्चक्रण। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं,
एक टेस्ट ट्यूब में अमोनिया क्लोराइड के साथ सोडियम हाइड्रोक्लोराइड को गर्म करना किसका उदाहरण है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी अर्थात खुला तंत्र। सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी अर्थात खुला तंत्र। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से स्वच्छता ऊर्जा का स्रोत क्या है? स्वच्छता ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? देखते हैं ऑप्शन। स्वच्छता ऊर्जा का स्रोत क्या है? फॉसिल ईंधन, न्यूक्लियर शक्ति, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी डी अर्थात ई, उपरोक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है हमारा, नर मच्छर अपना भोजन कहाँ से ग्रहण करते हैं? तो नर मच्छर जो है अपना भोजन पेड़ पौधों का रस चूसते हैं, है ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। भारत तथा तुर्कमेनिस्तान के बीच जल विभाजक का काम करने वाली पर्वत क्षेत्र कौन सी है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, वो है काराकोरम। कौन सा हो जाएगा? काराकोरम। अगला प्रश्न है, विटामिन के की विशिष्ट भूमिका किसके संश्लेषण में होता है? तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, है ना। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी अर्थात प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन। चलिए अगला प्रश्न, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए भारत सरकार का वार्षिक वित्तीय लेखा विवरण सदन में उस दिन प्रस्तुत किया जाएगा जो किस दिन प्रस्तुत किया जाएगा? तो इसका सही जवाब होगा भारत का राष्ट्रपति निर्देशित करेगा, जो भारत का राष्ट्रपति जो है निर्देशित करेगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी पहल पर BR अम्बेडकर का संविधान सभा के सदस्य के रूप में पुनर्निर्वाचित किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी अर्थात राजेंद्र प्रसाद और सरदार वल्लभ भाई पटेल के। हमारा अगला प्रश्न है, नालंदा में स्थित बड़गांव नालंदा महाविहार का पता किसने लगाया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई, नालंदा में स्थित बड़गांव नालंदा का पता अलेक्जेंडर कनिंघम ने लगाया था। किसने लगाया था? अलेक्जेंडर कनिंघम ने लगाया था, इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ई। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में लोटा विद्रोह 1856 में हुआ था। बिहार में पटना में लोटा विद्रोह हुआ था, है ना। तो चलिए देखते हैं इसमें कौन सही है। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन ए सही है, आर गलत है। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुआ था? मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था 1906 ईस्वी में। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी भारत में राष्ट्रीय आय के आकलन के लिए उत्तरदायी है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए CSO हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन इंदिरा आवास योजना किन लोगों को आवास में सहायता देने वाली योजना थी? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, गरीब ग्रामीणों को आवास। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, गोल गुंबज कहाँ स्थित है? तो गोल गुंबज हमारा स्थित है कर्नाटक में, है ना, कर्नाटक के बीजापुर में। तो इसका सही जवाब होगा क्या? ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व में सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? तो वो है भारत का। विश्व में सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए अर्थात भारत। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक के लेखा वर्ष की अवधि क्या है? तो भारतीय संविधान के रिजर्व बैंक के लेखा वर्ष की अवधि है 1 जुलाई से 30 जून तक। 1 जुलाई से 30 जून तक, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, सुलभ मुद्रा का अर्थ क्या है? सुलभ मुद्रा का अर्थ है ना ब्याज की कम दर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, वित्तीय आयोग का गठन खाली स्थान है, तो वित्तीय आयोग का गठन 5 वर्षों पर किया जाता है ना। तो ऑप्शन में जो नहीं है, तो इसलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, स्थानीय सरकारें आधार है। तो स्थानीय सरकारें किसका आधार है भाई? तो वो देखते हैं, स्थानीय सरकारें आधार हैं लोकतंत्र का। किसका आधार है? लोकतंत्र का है। निम्न में से किसने 6 डे बर्लिन टूर्नामेंट में के पुरुषों की साइकिलिंग व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? तो किसने जीता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, एसोह एल्वन ने जीता है। अगला प्रश्न है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में डिक्की बर्ड प्लान संबंधित है। तो डिक्की बर्ड प्लान किससे संबंधित है? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, भारत विभाजन से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ओजोन परत जिन शक्तिशाली विकिरणों को सोख कर जीव मंडल को सुरक्षा प्रदान करती है उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं क्या? सभी लोग जानते हैं, यूवी किरणें, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अल्ट्रावायलेट किरणें हैं। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो 115 का कौन सा सही सुमेलित नहीं होगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, लॉर्ड कैनिंग, भारतीय शिक्षा का कार्यवृत्त। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बिरजू महाराज
किस शास्त्रीय विद्या के सुप्रसिद्ध प्रतिपादक थे? तो बिरजू महाराज जो थे कथक नृत्य से थे। किससे थे? कथक नृत्य से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न रखते हैं। पश्चिमी एवं पूर्वी घाटों का मिलन कहाँ होता है? नीलगिरी की पहाड़ियों में होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम निर्धन स्त्रियों की उदार आवश्यकताओं की पूर्ति करता है? इसका सही जवाब होगा महिला समृद्धि योजना अर्थात ऑप्शन डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक लेखा जोखा संबंधी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करता है? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी अर्थात राष्ट्रपति को। किसको प्रस्तुत करता है? राष्ट्रपति को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि मनी पैकियाओ किस देश से संबंधित है? तो वो संबंधित है फिलीपींस से, इसलिए सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार 2020 से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी CNR राव ने। अगला प्रश्न है भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को राज्यों के गवर्नर नियुक्त करने का अधिकार देता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए अर्थात अनुच्छेद 155। अगला प्रश्न है आपका अगला प्रश्न हो जाएगा बिहार में चूना पत्थर और पाइराइट का सबसे विशाल भंडार किस जिले में है? तो चूना पत्थर का सबसे विशाल भंडार जो है कहाँ है? तो वो है मुंगेर में। कहाँ है? रोहतास में है। कहाँ है? रोहतास में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय परिषद का गठन किया गया है। यह परिषद किस मंत्रालय ने गठित की है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सी कंपनी बेंगलुरु की एडवांस्ड एनालिटिक्स कंपनी लिम्बाइक का अधिग्रहण करेगी? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी अर्थात महाराष्ट्र। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन विश्व के देशों के लिए सार्वभौम लैंगिक अंतराल सूचकांक का श्रेणीकरण प्रदान करता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। क्या होगा? ऑप्शन सी अर्थात विश्व आर्थिक मंच। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक काकतीय राज में अति महत्वपूर्ण समुद्र पतन था? तो काकतीय राजवंश में अति महत्वपूर्ण समुद्र पतन कौन सा था? तो ये इसका सही जवाब होगा मोटूपल्ली। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी अर्थात मोटूपल्ली। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भूमध्य सागर निम्न में से किन देशों की सीमा है? तो भूमध्य सागर किन देशों की सीमा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ई अर्थात एक से अधिक देशों की सीमा है। चलिए आगे देखते हैं। यदि आप घड़ियाल को उनके प्राकृतिक आवास में देखना चाहते हैं तो निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना सबसे सही होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए अर्थात चंबल नदी। चंबल नदी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बोधिसत्व पद्म पानी का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रायः चित्रित चित्रकारी है जो है क्या है? तो वो है अजंता में है। कहाँ है? अजंता में है। बिहार के किस जिले में राज्य का पहला मेगा फूड मार्क के लिए केंद्र सरकार के द्वारा मंजूरी दी गई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए अर्थात मुजफ्फरपुर में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा 1857 की क्रांति का कारण नहीं था? भारतीयों का संगठित एवं शक्तिशाली होना। यही गलत है, ये कारण नहीं था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के मानसून में आगमन को आरोही क्रम में सजाएं। तो मानसून आगमन का आरोही क्रम में सजाना है तो भारत का मानसून सबसे पहले है केरल, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश। केरल, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी अर्थात भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है इको मार्क किसी उत्पाद पर दिए गए इस प्रमाणन का चिन्ह होता है कि यह उत्पाद क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी नष्ट होने वाला ऑप्शन सी हो जाएगा पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल है। पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल है। भूतापीय ऊर्जा का अधिकतम उपयोग कहाँ होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी आइसलैंड में। अगला प्रश्न है गुणसूत्रों की आकृति विज्ञान का अच्छी तरह से अध्ययन किससे किया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? सी अर्थात मध्यावस्था में। जड़ आवरण किससे प्राप्त होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। किससे प्राप्त होता है? ऑप्शन ए। हमारा अगला प्रश्न है विलगित प्रोटीन की पहचान हेतु शोषक तकनीक क्या है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी।
अर्थात पश्चिमी पोषक। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। आप दोस्तों प्रश्न संख्या 141 से प्रश्न संख्या 150 तक है ना मैथ दिया गया है और रीजनिंग दिया गया है, आप इसको हल करें और इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बताएं। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद ना। वीडियो यदि पसंद आया हो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।